बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज की ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में दिया गया है वो है मेंशन द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने बताना है कि ये जो टॉपिक्स हैं आप किस ब्रांच में स्टडी करोगे। लाइक रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री में फ़िज़िकल चेंजेस और रेट ऑफ रिएक्शन को आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यहाँ पे आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन किस में पढ़ा जाता है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो फूड की जो डाइजेशन है तो वो किस में पढ़ी जाएगी, बायो केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री, यानी लाइफ से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है। लाइक डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड किस में पढ़ा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा है। अभी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के बारे में, यानी इन्वायरमेंट के बारे में। तो वो किसके अंदर पढ़ा जाएगा, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में अंदर पढ़ा जाएगा। और लास्ट वन सेकेंड लास्ट है रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, यानी जब आप पटाखे वगैरह जलाते हो या आतिशफशानी मवाद को फाड़ा जाता है या इस तरह से, तो तब जो रिएक्शंस होते हैं वो किस में पढ़े जाएंगे। तो ये फायरवर्क्स रिलेटेड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेजरमेंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। अब अगर आप एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, डिफरेंट वेव्स को एब्जॉर्ब करने का एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक डिवाइस होती है। इसके ज़रिए अगर आप पढ़ोगे तो ये किस में पढ़ी जाएगी। अब देखो कि कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है, कोई चीज़ कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी रिलीज़ हुई है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म तो आपके चैप्टर के अंदर भी गिवन था। एलोट्रोपी क्या होती है बच्चे, एलोट्रोपी ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक एलिमेंट्स एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट मोर देन वन स्ट्रक्चर, फॉर्म कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और वो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। लाइक वो हमें डिफरेंट शेप में नज़र आता है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, और उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म्स हैं उनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम एलोट्रोपी कहते हैं। ये हमने चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ा है। ये एलोट्रोपी वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख के वहाँ पे समझ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल से मैंने एग्जांपल्स दे के समझाया हुआ है। अब कार्बन की, जैसे कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। जैसे हम डायमंड की बात करें, ये जो हीरा है इतना चमकीला हमें नज़र आता है। ग्रेफाइट मोस्टली आप कह लें पेंसिल्स के अंदर लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का सा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। बुकमिनिस्टर फ्लोरीन, तो ये भी तीनों कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। यानी ये कार्बन एटम की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कार्बन यानी कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब डायमंड और ग्रेफाइट को ही कंपेयर कर लें कि डायमंड हीरा जो इतना चमकीला नज़र आता है वाइट कलर का क्रिस्टल सा, और वो ग्रेफाइट पेंसिल के सिक्के से कितना डिफरेंट है। यानी कार्बन की फॉर्म्स, कार्बन एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, और इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। अब डायमंड के बारे में यहाँ लिखता है इट हैज़ अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसका बहुत बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूलर यानी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कॉर्नर वाली। लाइक मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर वाली ऐसे की रिंग से बना होता है ग्रेफाइट। और आगे बुकमिनिस्टर फ्लोरीन की बात करूं तो C60 लिखा हुआ है, यानी इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स आप कह लें एक राउंड सी शेप है, मेड अप ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। आपकी बुक पे इसकी बुकमिनिस्टर फ्लोरीन की शेप भी ड्रॉ करके उन्होंने बताई हुई है। जैसे ये मैं बात करूँ, ये आपके पास बुकमिनिस्टर फ्लोरीन की शेप है, देखें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स मेड अप ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। ये आपको नज़र आ रही हैं, जैसे 1 2 3 4
फाइव कॉर्नर वाली और 6 कॉर्नर वाली रीजन्स का एक स्फेयर है, एक बॉल सा बना हुआ है। अब फ्लोरीन की आगे पट्टी, आगे फ्लोरीन होता क्या है, तो फ्लोरीन्स आर स्टेबल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ये बड़ी स्टेबल होती है, यानी इनको प्रेशराइज किया जाए या हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये बड़ी स्टेबल होती है, यानी ईजिली टूटती नहीं है। दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन वगैरह में डिजोल्व हो जाते हैं। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक, ये यूनिक है, ख़ास है। इन द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज, इज़ दैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। हैज़ नो बाउंड्रीज एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, ये एक जाल सा इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, एक जाल सा है। अब जैसे यहाँ ठीक है, फ्लोरीन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, ये नरम होती है। एंड कैन नॉट कंडक्ट, अगर देखें इसके पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट्स मीन इट विल बी अ बैड कंडक्टर, और ये क्या होती है, बैड कंडक्टर है। तो ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म थी। एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है, इस फिनोमिना को हम एलोट्रोपिक कहते हैं। और कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिनिस्टर फ्लोरीन। और अगर आपसे सेपरेटली भी पूछा जाए तो इनके बारे में आपने बता देना है। तो ये तो थे कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं सल्फ़र के एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र भी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, एक रोहम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है। अगर हम दोनों एलोट्रोप्स को कंपेयर करें तो रोहम्बिक जो है यानी आप कह लें सल्फ़र एलिमेंट ही 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक फॉर्म को रोहम्बिक फॉर्म कहा गया है और दूसरे को मोनोक्लिनिक कहा गया है। तो रोहम्बिक ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है और मोनोक्लिनिक जो है लेस स्टेबल है। तो रोहम्बिक एमसीक्यूज़ भी बन सकता है आप लोगों का, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एलोट्रोपी पे नोट आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में से आपसे बुकमिनिस्टर फ्लोरीन की करैक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन कोल एंड डायमंड, कोल यानी कोयला और डायमंड में फ़र्क लिखें। अगर हम बात करें ना कोल की, तो कोल एक मिक्सचर है। कोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लाइक आप कह लें जैसे डायमंड तो मेजरली कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। अब किन किन चीज़ों के कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इट कंसिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट नाइट्रोजन की भी होती है, एंड सल्फर कंपाउंड, और थोड़े बहुत सल्फर भी होता है। जबकि डायमंड की हम बात करें तो आपको पता है डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है, किसकी, कार्बन की, एंड हैज़ जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब कोल की बात करें, ये बनता कैसे है, इट वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट। अब हम बात करते हैं कोयले की। कोयला ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर बनता कैसे है। अगर मैं कोल की अब बात करूं, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई दरख्त है, वो अगर हम उसको काट दें वो ज़मीन पे गिर जाएगा, ज़मीन पे गिरेगा, हवा चलेगी, उसके ऊपर मिट्टी आएगी, तो मिट्टी आती जाएगी, उस दरख्त के ऊपर बहुत सारी मिट्टी की तहें पड़ जाएंगी। अब वो ज़मीन के अंदर दबता जाएगा। अब जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर दबते जाते हैं। अब वहाँ पे ज़मीन की तह में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे बायोकेमिकल्स होते हैं, और वो जो वुड या डेड प्लांट की जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स की जो बॉडी है वो कोल में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन यानी बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज करते हैं, ऑफ डेड प्लांट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बनता है, प्रोसेस डीप विद इन द अर्थ फ्रॉम कार्बन, और ये कार्बन से बनता है। ये तो जैसे कोल डेड प्लांट की बॉडीज़ और डेड एनिमल्स की बॉडी से बनता है, डायमंड जो है वो किससे बनता है, ये कार्बन से बनता है। इट इज़ ओपेक एंड डल, ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ, यानी ये सॉरी, हाँ जी, इसके आर पार ओपेक कोई भी चीज़ होती है वो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और डल ये यानी कोई शाइनी नहीं होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, जबकि डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देखा जा सकता है, एंड ब्रिलियंट, और ये बड़ा चमकीला होता है। इट इज़ सॉफ्ट, ये नरम होता है, कोयला, एंड ब्रिटल, और इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन डायमंड की बात करें, इट इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अगर हम अर्थ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटीरियल ही, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल डायमंड है। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, कोल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हमें पता है, ईंधन के तौर पर फैक्ट्रीज़ वगैरह में और मुख्तलिफ पर्पज़ के घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ज्वेलरी, इसको डायमंड को ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल कटिंग टूल, और कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड, और ये ऑर्डिनरी यानी आम लिक्विड से कैसे डिफरेंट है। फ्लूइड्स तो मोस्टली हम बात करते हैं कि लिक्विड्स को ही कहा जाता है, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर हम बात करें, ये हाईली कंप्रेस स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस प्रेशराइज किया जाए। अब इसके अंदर ना गैसेस की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड फेस डिसअपियर। अब कह लें ये एक ऐसी फेस है या आपको गैस और लिक्विड में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, यानी आपको नहीं समझ आएगी ये गैस है। जैसे आप कह लें वाटर को बॉयल करने लगो, वो वेपर में चेंज होने लगता है, एक स्टेट ऐसे आएगी कि वेपर्स और लिक्विड में डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी कुछ ऐसे के मैटर की स्टेट है जिसमें लिक्विड और गैस फेस में डिफरेंस नहीं बाकी रहता है। तो यही डेफिनेशन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेज एंड लिक्विड, जिसमें लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और गैसेस की भी हैं। और ऑर्डिनरी लिक्विड जो आम लिक्विड्स हैं वो क्या होते हैं, दैट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, जिनका एक खास वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होती। लाइक हम कह लें पानी है, पानी को अगर आप ग्लास में डालो तो आप ग्लास जितना ग्लास की जिस तरह का ग्लास है उसकी शेप वैसे ही हो जाएगी, आप उसको किसी बॉल में डालो तो उस तरह का हो जाएगा। यानी लिक्विड्स ऐसे मैटर की स्टेट है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम यानी खास जगह तो लेते हैं लेकिन उनकी कोई खास शेप नहीं होती है। अब डेंसिटी की बात करते हैं, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इनका कितना मैस होता है, कितना वॉल्यूम, इज़ सिमिलर टू लिक्विड, लिक्विड की तरह होता है बट कैन बी चेंज बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से और प्रेशर चेंज करने से इनकी डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ फिक्स्ड, लिक्विड की डेंसिटी फिक्स होती है एंड कैन नॉट बी चेंज इजली, और ये चेंज नहीं की जा सकती। दे आर लेस विस्कस, विस्कस का मतलब होता है चिपके, ऑर्डिनरी लिक्विड आम लिक्विड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा विस्कस होते हैं लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हाई, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सअप होना, आपस में इनका मिक्सअप होना बहुत जल्दी हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लो, अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के साथ ऑर्डिनरी लिक्विड्स को कंपेयर करें तो जो डिफ्यूजन का रेट है ये ऑर्डिनरी लिक्विड्स का कम होता है। दे आर इजीली कंप्रेसिबल, इनको दबाया जा सकता है और लिक्विड्स को दबाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट चेंज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये आपने बुक के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जब ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। ये आपकी बुक का टॉपिक नंबर 1.7 इसके 1.8 बनता है। 1.8 ये सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन है और सॉलिबिलिटी कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ये फुल टॉपिक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं समझा तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा लेक्चर्स इस चैप्टर का देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका ये वाला टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर प्रेजेंट इन गैशियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल। गैशियस और लिक्विड मॉलिक्यूल में किस तरह की मूवमेंट होती हैं। अब गैशियस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली स्पेस, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। एंड एग्जिबिट रैंडम एंड रैपिड मोशन, और उनकी रैंडम मोशन होती है, यानी ये नहीं कि मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में मूव कर रहा है, कभी मॉलिक्यूल इधर है तो कभी इधर चला जाएगा, रैंडम मोशन होती है। और अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो जो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं बहुत वीक होती हैं, तो इसलिए बहुत कम ही वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं तमाम डायरेक्शन में। लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लाइक मैं अगर बात करूं, ये फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ठीक हो गया, और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये देखें दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, आपस में अट्रैक्शन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कभी कहीं जाएगा, ये मॉलिक्यूल कभी कहीं जाएगा। लेकिन लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी थोड़े थोड़े सॉलिड के कंपैरिजन में तो दूर होते हैं, लेकिन एज अ कंपैरिजन ऑफ लिक्विड्स ये क्या गैसेस ये थोड़े पास होते हैं। तो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड बट कैन मूव रैंडमली, लेकिन ये भी रैंडमली मूव कर सकते हैं। देयर मूवमेंट इज़ नॉट एज फ्री एज इन गैसेज, लेकिन इनकी मूवमेंट इतनी भी फ्री नहीं होती जैसे गैसेज में होती है, बट इज स्टिल मोर डायनेमिक एज कम्पेयर, लेकिन ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूँ तो गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, अलाउइंग सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो थोड़ा कम फ्रीली मूव करते हैं एज कंपैरिजन टू गैसेस। आगे कंक्लूजन दिया हुआ है, गैशियस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली, गैशियस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली बेतरतीबी से, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। वाइल लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में बड़े क्लोजली जुड़े होते हैं, बट मूव रैंडमली, लेकिन रैंडमली मूव करते हैं विद सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इनके दरमियान अच्छी खासी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पाई जाती हैं, लिमिटिंग देयर मोशन, जो इनके मोशन को महदूद करती हैं या एक लिमिट में रखती हैं।
लास्ट वन क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हो। अब आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी तैयार करना, कंपोजिशन, इसके अलावा कंपोजिशन यानी कोई चीज़ कैसी बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट दैट कंटेन लिटिल और नॉन कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उनकी कंपोजिशन को पढ़ना, उनकी खसूसियात को पढ़ना, उनकी बनावट को पढ़ना, उनकी तैयारी को पढ़ना जिसमें कोई कार्बन ना हो, कार्बन मौजूद ना हो। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स की स्टडी है वो इनऑर्गेनिक में की जाती है। इसके ऑपोजिट कार्बन और उनके कंपाउंड्स की स्टडी, इट इज़ द ब्रांच दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव, उनके अदर देन साल्ट्स, यानी उनके साल्ट्स नाउ लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं मेटल्स आ जाती हैं, नॉन मेटल्स आ जाती हैं, साल्ट्स, एसिड, बेसिस, और जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ कहाँ होती है, मेडिसिन्स बनाने में, कोटिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइज़र्स, खादें बनाने में। और इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एंड इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, फ्यूल्स, ईंधन वगैरह में। तो ये था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरियाज़ जहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।